हे गाइस, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल लीगल माइंडसेट जुडिशियरी पे स्वागत है। तो हम आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम बात करने वाले हैं सेक्शन 9 का इम्पॉर्टेंट केस लॉ। ठीक है, तो प्ली ऑफ अलीबाई को लेके एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है जो कि आपको पता होना चाहिए और ये लैंडमार्क जजमेंट है। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इस केस लॉ को। इससे पहले इस केस लॉ को पढ़ने से पहले चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं सेक्शन 9 में था क्या। बेसिकली सेक्शन 9 के बारे में जब भी हम पढ़ेंगे आपको मालूम होगा कि सेक्शन 9 बेसिकली बात करता है ऐसे फैक्ट्स के बारे में जो कि वैसे तो रेलिवेंट नहीं है बट वो रेलिवेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें दो क्लॉज था। एक पहला क्लॉज बात करता था ऐसा फैक्ट के बारे में जो कि इनकंसिस्टेंट होता था। क्या होता था? इनकंसिस्टेंट। अगर कोई फैक्ट इनकंसिस्टेंट हो रहा है किसके साथ? फैक्ट इन इशू के साथ या फिर रेलिवेंट फैक्ट के साथ, तो उसको भी रेलिवेंट माना जाता था। और दूसरा क्लॉज बोलता था अगर कोई फैक्ट आपने दिया जो कि आपके फैक्ट इन इशू रेलिवेंट फैक्ट के एग्जिस्टेंस को हाईली प्रोबेबल या फिर इम्प्रोबेबल कर रहा है तो वो फैक्ट भी क्या हो जाएगा? रेलिवेंट हो जाएगा। याद आ रहा है? तो यहाँ पर हम जब इनकंसिस्टेंट फैक्ट के बारे में जब बात करते थे तो हम यहाँ पर इम्पॉसिबल चीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर हम इम्पॉसिबिलिटी का बात करते थे। क्या बात करते थे भाई? इम्पॉसिबिलिटी का बात करते थे। और यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर हम चांस का बात करें कि चांस ज़्यादा हो सकता है या फिर चांस कम हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर इम्पॉसिबिलिटी का बात करते थे। तो इसलिए इम्पॉसिबिलिटी का जब भी हम बात करते थे तो यहाँ पर जो फेमस जो एग्जाम्पल है, जो फेमस चलता है वो होता क्या है तुम्हारा? प्ली ऑफ अलीबाई। प्ली ऑफ अलीबाई एक लैटिन टर्म है भाई, ठीक है, जिसका मतलब होता है और कहीं पर रहना। क्राइम सीन जब हुआ आप उस समय वहां नहीं थे और कहीं पर थे, तो उसको बोलते हैं प्ली ऑफ अलीबाई। ठीक है, चलिए तो हम आज वही पढ़ेंगे प्ली ऑफ अलीबाई क्या होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्ली ऑफ अलीबाई को लेके, तो वो भी पढ़ेंगे। बट प्ली ऑफ अलीबाई से पहले हम क्या करेंगे, मेरा थोड़ा टंग स्लिप हो जा रहा है क्योंकि हुआ क्या है, मेरा मुंह में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है जिसके वजह से वर्ड्स वगैरह ठीक से नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। कभी कभी लगेगा कि सर क्या बोल रहे हो, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आज का केस का नाम है दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। क्या नाम है भाई केस का? दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये लैंडमार्क केस है ऑन सेक्शन 11। ठीक है, तो ये तुम्हारा प्ली ऑफ अलीबाई को लेके, प्ली ऑफ अलीबाई। तो अभी तक तो पता चल गया होगा आपको कि प्ली ऑफ अलीबाई मतलब क्या। प्ली ऑफ अलीबाई का मतलब होता है कि आप जब क्राइम घट रहा था, आप पर चार्ज लगा है मर्डर का और आप ये बहाना लगा रहे हो कि आप उस समय मौजूद नहीं थे क्राइम सीन पे, आप कहीं और थे। ठीक है, तो उस केस में हम बोलेंगे आप प्ली ऑफ अलीबाई ले रहे हो। ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ हुआ। अब इसको लेके जो इम्पॉर्टेंट केस है जो कि हमको पढ़ना है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो कौन सा केस है? वो केस का नाम है दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। यूपी का केस है। दूधनाथ पांडे जो है यहाँ पर वो है तुम्हारा कौन? मेन कल्प्रिट है आप कह सकते हो। आइए समझते हैं केस में क्या हुआ था। चलिए, तो मैं कुछ ड्राइंग बना के लाया हूँ। देखिए होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। ये है तुम्हारा कौन, कहाँ गया? मैं थोड़ा सा कुछ सिलेक्ट कर लूँ भाई, वो तो समझ, एक सेकंड थोड़ा सा रुको, कुछ अलग पेन सिलेक्ट करना पड़ेगा वरना सब कलर तो है। ग्रीन करता हूँ। ठीक है, देखो तो केस को समझते हैं। दूधनाथ पांडे का लैंडमार्क केस है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इसमें। ठीक है, 1981 का है। तो हुआ क्या था मैं बता रहा हूँ। देखिए एक घर है। ठीक है, ये घर है, देखिए यहाँ पर घर दिख रहा है। ये फर्स्ट फ्लोर है, ये तुम्हारा ग्राउंड फ्लोर है। ठीक है सर, तो जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पर डीएनपी रहता था। डीएनपी मतलब दूधनाथ पांडे। दूधनाथ पांडे जो रहता था ये रेंट पे रहता था। किस पे रहता था भाई? रेंट पे, ऑन रेंट। ठीक है, भाड़े पे रहता था। और ग्राउंड फ्लोर पे कौन रहता था? ग्राउंड फ्लोर पे रंजना के फैमिली लोग रहते थे। ओ माय गॉड, कौन रहता था? रंजनास फैमिली। ठीक है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। एक घर है, घर के ऊपर भाड़ेदार कौन है? भाड़े पे कौन रह रहा है? दूधनाथ पांडे। और ग्राउंड फ्लोर पे कौन रह रहा है? रंजना के फैमिली। तो आइए समझते हैं कि रंजना के फैमिली में कौन कौन है। देखिए होता क्या है, ये है रंजना के पापा, फादर। ठीक है, एक सेकेंड। ये है रंजना के फादर जो कि एडवोकेट हैं, उनका डेथ हो जाता है। ठीक है, वो एडवोकेट रहते हैं और बाद में उनका डेथ हो जाता है, तो उनके मम्मी सोचते हैं, ये है उसके मम्मी कौन?
रंजना की मम्मी है और ये खुद है रंजना और उसकी ये छोटी सिस्टर और ये है उसका छोटा भाई। ठीक है, छोटा भाई का नाम क्या है? पप्पू। क्या नाम है? पप्पू। प्यार से पप्पू बोलते हैं उसको, लेकिन नाम उसका किशोर कुछ रहता है, रंजन किशोर कुछ रहता है, सॉरी उसका नाम क्या रहता है, रुके देख लेता हूँ मैं, विजय। ठीक है, तो फिर से मैं बता दूँ फिर से एक बार देख लीजिए। एक घर है, घर के ऊपर भाड़े पे कौन रह रहा है? दूधनाथ पांडे। ग्राउंड फ्लोर पे कौन रहता है? रंजना का फैमिली। रंजना का जो फादर जो थे वो एडवोकेट थे, उनका डेथ हो चुका है, तो इसीलिए उनके मम्मी सोचते हैं कि भैया हमारे जो फर्स्ट फ्लोर है उसको भाड़े पे लगा दिया जाए। तो भाड़ेदार के रूप में कौन आता है? दूधनाथ पांडे आता है, भाड़े पे रहता है। ठीक है, अच्छा अब रंजना रहती है फैमिली में, बड़ी बहन, उसकी छोटी बहन एक रहती है और उसका एक छोटा भाई रहता है। छोटा भाई को प्यार से हम बोलते हैं पप्पू, हम नहीं बोलते हैं, उन लोग बोलते रहते हैं पप्पू। एक्चुअली उसका नाम क्या रहता है? विजय। ठीक है, प्यार से बोलते हैं पप्पू। ये समझ में आया? ये है तुम्हारा बैकग्राउंड तैयार कर रहा हूँ, समझ में आ गया? तो माँ बाप, दो बहन और एक भाई हैं। ठीक है, होता क्या है कि अब ये जो तुम्हारा जो दूधनाथ पांडे है जो कि भाड़े पे रह रहा है, उसको आ जाता है क्या? उसको आ जाता है प्यार, वो रंजना को पसंद करने लगता है। ठीक है, क्योंकि अब रहता है मतलब फर्स्ट फ्लोर पे है, तो आते जाते कभी कभी आंखों आंखों में देख लेता है, नज़र मिल जाता है। तो ये बहुत ही क्या बोलते हैं कि अंधेरे में रह रहा था। एक्चुअली इसको लग रहा था कि हाँ भैया रंजना भी मुझको प्यार करती है वगैरह वगैरह, ऐसा ये सोचने लग गया था। तो बहुत ही ऑब्सेसिव हो गया था। कौन? दूधनाथ पांडे। तो दूधनाथ पांडे क्या करता है? ठीक है, दूधनाथ पांडे क्या करता है? दूधनाथ पांडे जाता है उसके मम्मी के पास, ठीक है, ये ग्राउंड फ्लोर पे, और बोलता है कि सुनिए ना, मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूँ और आपकी बेटी भी मुझे पसंद करती है, समझो। हाँ, दूधनाथ पांडे क्या किया, उसकी मम्मी के पास गया और बोलता है कि रंजना मुझे पसंद करती है, आप एक काम कीजिए, रंजना का और मेरा शादी करवा दीजिए, वो भी मुझे पसंद करती है, मैं भी उससे पसंद करता हूँ। ठीक है, अब इसकी मम्मी ये सुनकर शॉक हो जाती है, वो तो सोची भी नहीं थी। तो बोलती है रुकिए मैं बुलाती हूँ रंजना को। अब रंजना आती है तो उसकी मम्मी पूछते हैं रंजना को, हाँ रंजना, ये दूधनाथ पांडे क्या बोल रहा है कि तुम लाइक करती हो, तुम शादी करना चाहती हो? रंजना बोलती है मम्मी क्या आप बोल रहे हो, बकवास कर रहा है ये, मैं तो उसको ठीक से, मैं इसको तो देखती भी नहीं हूँ, मैं बस इतना जानती हूँ कि ये भाड़े पे रहता है अपना घर के पास, अपना मतलब फर्स्ट फ्लोर पे। तो ये सीन होता है, तो वहाँ पर वो सीधा रिजेक्ट मार देती है, सीधा। कौन? रंजना। तो जैसे ये सीन होता है तो उसकी मम्मी क्या करते हैं, दूधनाथ पांडे को उसके फ्लोर से क्या करते हैं भैया, निकाल देते हैं। बोलते हैं कि चलो भैया गेट आउट, गेट लॉस्ट, हो गया, बहुत भाड़ा तुमने दिया हमको और हमको नहीं चाहिए, हम अपना घर को भाड़े पे नहीं रखेंगे, तुम जाओ यहाँ से, खिसको, खाओ पियो खिसको। ठीक है, तो वहाँ से भगा देते हैं किसको? दूधनाथ पांडे को। अब दूधनाथ पांडे का दिमाग हो गया खराब, अब ईगो पे आ गया बात। अब सोचता है कि अब मैं क्या करूं, इसको सबक सिखाऊंगा। किसको? रंजना को, क्योंकि अब रंजना को तो पसंद करता था वो, उसकी मम्मी उसको निकाल दिए, उसका नीयत थोड़ा ख़राब था, उसको मतलब उससे शादी करना चाहता था। अब नीयत ख़राब था, ये था वो तो अलग बात है, बट ये था। ठीक है, अब ये क्या किया, दूधनाथ पांडे का तो दिमाग ख़राब हो गया था, क्योंकि उसके मम्मी निकाल चुके थे और भाड़े पे था नहीं वो। तो वो क्या करता है नेक्स्ट पता है क्या करता है? नेक्स्ट वो जाता है कोर्ट में। कोर्ट में जाता है, ये कोर्ट है, ठीक है, कोर्ट में जाता है। कौन? दूधनाथ पांडे कोर्ट में गया और कोर्ट में जाके क्या करता है पता है? कोर्ट में जाके बोलता है कि साहब, ये जो रंजना है ना, रंजना, ये जो रंजना है, ठीक है, वो रंजना जो है, मैं रंजना से प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे प्यार करती है। ठीक है, उसके फैमिली वाले उसको क्या करके रखे हैं? फैमिली वाले डिटेन करके रखे हैं, इल्लीगल तरीके से डिटेन करके रखे हैं। कौन बोलता है? दूधनाथ पांडे कोर्ट में जाके पिटीशन डालता है कि भैया दूधनाथ पांडे, देखिए डीएनपी बोलूँगा क्योंकि अब नाम इसका क्या हो जा रहा है ना, दूधनाथ पांडे, बहुत लंबा नाम हो जा रहा है, तो डीएनपी बोलूँगा मैं। ठीक है, तो ये जो डीएनपी है, कोर्ट जाता है, कोर्ट में जाकर एक पिटीशन डालता है, एक रिट डालता है। क्या डालता है? रिट। कौन सा रिट डालता है? हैबियस कॉर्पस का। क्या? हैबियस कॉर्पस।
ठीक है। हैबियस कॉर्पस एक रिट है जिसका मतलब होता है भैया टू हैव द बॉडी। क्या बोलते हैं? टू हैव द बॉडी। इसका मतलब होता है भैया कि अगर आप रिट पिटीशन डालें, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप चाहते हो जब कभी भी किसी भी बंदे को इलीगल तरीके से डिटेन कर लिया जाता है तो आप कोर्ट में जाके हैबियस कॉर्पस का रिट डालते हो ताकि आपको उसका बॉडी मिले, आपके पास उसको लाया जाए, ठीक है, टू हैव द बॉडी, ठीक है। तो डीएनपी वही पिटीशन डालता है, बोलता है कि भैया रिट डालता है कि हैबियस कॉर्पस का रिट डालता है कि रंजना के फैमिली वाले ने रंजना को डिटेन करके रखा है, आप क्या कीजिए रंजना को मेरे पास भेज दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से रिट डालता है। तो जब रंजना को बुलाया जाता है, रंजना डायरेक्ट इनकार कर देती है कि नहीं ऐसा थोड़ी है कि मेरे फैमिली वाले ने डिटेन करके रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मुझको पसंद करता था, हम लोग ने इसको घर से अपना निकाल दिया तो ये इस तरीके से हम लोग को परेशान कर रहा है वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ होता है। तो कोर्ट क्या करता है, उसके रिट को डिसमिस कर देता है। समझ में आ गया? अब यहाँ पर भी रिजेक्शन इसको मिल गया। पहले तो घर से निकाले, अब कोर्ट भी मना कर दिया। अब ये क्या करे। अब ये क्या करता है, और एक चाल चलता है। क्या चाल चलता है? डीएनपी क्या करता है, इस बार जाता है दूसरा कोर्ट। कौन सा कोर्ट जाता है इस बार जाता है तुम्हारा, कौन सा कोर्ट बोलो? इस बार जाता है तुम्हारा, एक सेकेंड, ये जाता है फैमिली कोर्ट, ठीक है। अब फैमिली कोर्ट में बोलता है भैया आरसीआर का पिटीशन डालता है। कौन सा पिटीशन? आरसीआर। बताओ मुझे, कौन फैमिली लॉ कौन पढ़ा है? आरसीआर मतलब रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। क्या? रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। डीएनपी जो है अब फैमिली कोर्ट जाता है इस बार और बोलता है कि साहब ये जो रंजना है वो मेरी वाइफ है। समझो इसका लेवल देखो, परेशान करने का लेवल देखो। बोलता है ये जो रंजना है वो मेरी वाइफ है, वो मेरी वाइफ है और वो मुझसे दूर रह रही है, वो अपने मायके में रह रही है, ठीक है। आप एक काम कीजिए, आप उसको ऑर्डर दीजिए कि वो मेरे साथ रहेगी मेरे घर पे, ठीक है। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के लिए पिटीशन डालता है। कोर्ट बुलाता है रंजना को फिर से कि आइए भैया क्या कहना है आपको, आपके अगेंस्ट में इन्होंने पिटीशन डाला है कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। रंजना बोलती है साहब ये पागल हो चुका है, ये तो मेरा पहली बात तो ये हस्बैंड ही नहीं है, इससे शादी हुई नहीं हुआ है, ये तो हम लोग का किराएदार था, आया था रहने के लिए, मुझको या ना मुझ पे इसका गलत नज़र था तो मेरे घर वाले इसको भगा दिए। इससे पहले भी दूसरे कोर्ट में जा चुका है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में हेबियस कॉर्पस का रीट डाल चुका है, वो भी रिजेक्शन वहाँ पर भी इसको मिल चुका है। फिर से ये मेरे को क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है। तो ये सारा चीज़ देखकर फैमिली कोर्ट भी क्या करता है, इसके रिट पिटीशन को क्या कर देता है पता है, रिजेक्ट कर देता है। सॉरी रिट पिटीशन बोल रहा हूँ, आरसीआर का पिटीशन को रिजेक्ट कर देता है फैमिली कोर्ट भी, ठीक है। अब इसका दिमाग हो गया खराब क्योंकि इतना बार रिजेक्शन। अब देखो पहला बार रिजेक्शन कहाँ मिला, घर से उसको निकाल दिए। दूसरा बार रिजेक्शन कहाँ मिला, जब वो हैबियस कॉर्पस का रीट डाला उस वहाँ भी रिजेक्शन। तीसरा फैमिली कोर्ट जब गया तो फैमिली कोर्ट वाले भी क्या किए भाई, उसको भी उसके पिटीशन को रिजेक्ट मार दिए, ठीक है। क्योंकि अब 3 बार रिजेक्शन झेल चुका है आदमी, अब इसका तो ईगो पे बात आ गया, अब ये क्या करे। तो होता क्या था, ये सब इंसिडेंट होने के बाद थोड़ा फैमिली वाले थोड़ा सा डरने लग गए थे। हाँ, तो अब ये स्कूल पढ़ती थी कौन, ये रंजना भी स्कूल जाती थी, ठीक है, रंजना जाती थी और उसकी सिस्टर भी जाती थी स्कूल। तो रंजना और उसके सिस्टर को छोड़ने गया था, कौन छोड़ने गया था, ये पप्पू। पप्पू कौन है, छोटा भाई है। सोचो छोटा भाई हो के ये अपनी बड़ी बहन को छोड़ने गया है स्कूल, सोचो ऐसा सिचुएशन आ गया था। तो ये जब स्कूल छोड़ने जाता है, किसको, अपनी बड़ी बहन को वहाँ पर स्कूल छोड़ देता है। पप्पू जाता है रंजना को स्कूल ड्रॉप करता है, स्कूल ड्रॉप करने के बाद वापस आता रहता है। कौन, पप्पू जब वापस आता रहता है स्कूल ड्रॉप करके तो वहाँ पर मिल जाता है कौन तुम्हारा, बोलो, दूधनाथ पांडे, डीएनपी मिल जाता है। डीएनपी और इसका आपस में थोड़ा आर्गूमेंट्स होने लगता है, ठीक है, माँ बहन का गाली वाली देते होंगे, ठीक है, दोनों का आर्गूमेंट्स होता है, गाली गलौज पे आ जाते हैं। तो होता क्या है, वहीं पर ये क्या करता है ना, इसका दिमाग ख़राब हो जाता है।
तो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होके डीएनपी क्या करता है ना, निकालता है गन और कट्टा निकालता है। क्या निकालता है? कट्टा। यहाँ पता है आपको कट्टा का मतलब क्या होता है? यूपी में कट्टा चलता है, ठीक है। कट्टा निकालता है ये डीएनपी और इसको मार देता है तुरंत। अब वहीं पर पप्पू इसका मर जाता है, ये डाइड ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट ये मर जाता है। कौन? तुम्हारा पप्पू। कट्टा चला है और वहीं पर उसका डेथ हो जाता है। तो अब क्योंकि स्कूल के पास ही इसको मारा है और वहाँ से ये भाग जाता है, तो पास वाले बोलते हैं, रंजना को खबर देते हैं कि देखो तुम्हारा भाई को कोई मार दिया। तो ये जाती है, पता ये सब होता है। अब फिर केस होता है, केस बनता है, केस इस पर चार्ज लगता है तुम्हारा मर्डर का। किसका? दूधनाथ पांडे पर मर्डर का चार्ज लगता है कि उसने पप्पू को मारा है बोल के, ठीक है। तो अब जो दूधनाथ पांडे है वो प्ली लेता है, किस चीज़ का पता है? वो प्ली लेता है प्ली ऑफ अलीबाई का। ओ माय गॉड। वो बोलता है कि मैंने तो मर्डर किया ही नहीं, क्योंकि जब मर्डर हुआ जिस दिन जिस वक्त उस समय मैं कहाँ था? मैं ऑफिस में था। ओ माय गॉड, मैं कहाँ था? मैं ऑफिस में था। जब मर्डर हुआ उस समय मैं ऑफिस में था, मैं अपना काम कर रहा था ऑफिस में, तो मैं मर्डर कैसे कर सकता हूँ? अगर आपको यकीन ना हो तो आप मेरा डायरी एंट्री चेक कर लीजिए, ठीक है। तो वो अपना डायरी एंट्री वगैरह सब दिखा देता है। विटनेसेस लोग का भी अरेंज करवा लेता है जो उसके फेवर में गवाही देते हैं, ठीक है। तो अब कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, समझो। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में ये सब चीज़ चल रहा है। तो अब मुझे बताओ, ये सब चीज़ होने के बाद अगर आप जज होते तो आप इस पर मर्डर का चार्ज लगाते, मतलब मर्डर का इसको सेंटेंस देते, आई मीन इसको पनिशमेंट इसको मिलता, या फिर आप प्ली ऑफ अलीबाई का इसको डिफेंस आपको इसको देते या नहीं देते? बताओ मुझे। अगर आप जज होते तो इसको क्या आप प्ली ऑफ अलीबाई का प्ली ऑफ अलीबाई का डिफेंस इसको देते क्या? मुझे बताओ। केस समझ में आया? दूधनाथ पांडे क्या करता है, जब उसके साथ बहस होता है, पप्पू को मार देता है वहीं पर गन से, और इस पर मर्डर का चार्ज लगता है, पप्पू के मर्डर का, ठीक है। विजय भानु क्या नाम है? विजय भानु किशोर बोल के नाम है इसका, पप्पू का नाम रहता है। तो उसको मार देता है, जिसके वजह से इस पर मर्डर का चार्ज आता है डीएनपी का। और डीएनपी बोलता है बदले में कि मैं तो वहाँ पर था ही नहीं क्राइम सीन पे, मैं कहाँ था? मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा था। तो मुझे बताओ, एज अ व्हाट, एज अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एज अ सिविल जज, बताओ, एज अ जज मुझे बताओ, क्या आप क्या करते हैं? एज अ जज आप क्या करते? इसको अलीबाई का डिफेंस देते या नहीं देते? मुझे बताओ। तो भैया, तो होता क्या है इस केस में, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है पता है? आइए देखते हैं क्या बोलता है। सुप्रीम कोर्ट इस केस में बोलता है कि सुनो, अगर तुम प्ली ऑफ अलीबाई का डिफेंस लेना चाहते हो, क्या? अगर तुम प्ली ऑफ अलीबाई का डिफेंस लेना चाहते हो ना, ठीक है, तो भैया एक ही चीज़ तुमको प्रूफ करना पड़ेगा। क्या? कि तुम्हारा फिजिकली फिजिकल फिजिकली फिजिकली नहीं, फिजिकल लिखो, फिजिकल, तुम्हारा फिजिकल प्रेजेंस जो था, कहाँ पर? एट क्राइम सीन, एट क्राइम सीन, वो क्या था? वो इम्पॉसिबल था। बस इतना प्रूफ कर दो, हम मान जाएंगे कि तुम क्या कर रहे हो, तुम उस समय, मतलब हम मान जाएंगे कि तुम निर्दोष हो, तुम गिल्टी नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट कहता है ठीक है, तुम डिफेंस ले रहे हो प्ली ऑफ अलीबाई का ना, तो तुम बस ये साबित कर दो कि क्राइम सीन पे तुम उस समय हो ही नहीं सकते थे, इम्पॉसिबल था तुम्हारा वहां पे रहना, प्रूफ कर दो। वो बोलता है कि देखिए, जब जब क्राइम हुआ उस समय मैं कहाँ पर था पता है? क्या बोलता है देखो, ये बोलते हैं उस समय जब क्राइम हुआ मैं था कहाँ पे? मैं था ऑफिस में। कहाँ था? ऑफिस में। ऑफिस का डिस्टेंस कितना है तुम्हारा क्राइम सीन से? क्राइम सीन से ऑफिस का डिस्टेंस है ओनली 5 to 10 मिनट्स। मुझे बताओ। अरे भाई, अगर ये मान लो ऑफिस से क्राइम सीन का डिस्टेंस अगर 5 से 10 मिनट का दूरी है, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है क्या
कि ये 5 मिनट के अंदर गया होगा, मार के चला गया होगा वापस ऑफिस काम करने के लिए? बिल्कुल हो सकता है कि नहीं? तो ये कहाँ से साबित कर पाया कि उसके लिए इम्पॉसिबल था क्राइम सीन पे होना? साबित ही नहीं कर पाया, क्योंकि उसका ऑफिस और क्राइम सीन का डिस्टेंस कितना था? 5 से 10 मिनट का ही दूरी था। यानी इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट he might have gone to the spot and killed the पप्पू and came back। समझे कि नहीं? ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि उसने क्या किया होगा, गया, मारा और वापस आ गया, वापस काम पे लग गया। यानी किसी भी तरीके से ये जो फैक्ट्स दिखा रहा है, जो सबूत दे रहा है, उससे तो ये साबित होता ही नहीं है कि वो उस समय क्राइम सीन पे से अलावा और मतलब क्राइम सीन पे वहां पर वो था। ये इम्पॉसिबिलिटी उसका बनता ही नहीं है। ठीक है, तो वो जो भी सबूत दे रहा है उससे कहीं पर भी ये क्लियर लग ही नहीं रहा है कि वो क्या था, वो उसका फिजिकल प्रेजेंट होना इम्पॉसिबल था उसके लिए, ऐसा लग ही नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वो जो भी सबूत दे रहा है, आप मुझे बताओ, अगर उसका ऑफिस और क्राइम सीन का डिस्टेंस 5 से 10 मिनट का है तो हम क्या कह सकते हैं कि दूधनाथ पांडे के लिए इम्पॉसिबल था क्राइम सीन पे होना? ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते भाई, क्योंकि 5 से 10 मिनट का डिस्टेंस है, आराम से जाके मार के आ सकता था। अगर हाँ ये बोलता मैं ऑफिस में काम कर रहा था, ऑफिस कहाँ था? मान लो ऑफिस था, ये है यूपी, और ये कहाँ चला गया था? मान लो गुजरात में उस समय था, तो भाई ऑब्वियसली बहुत डिस्टेंस है, उतना डिस्टेंस ये कवर कर नहीं सकता है ना। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि हाँ इम्पॉसिबल है इसके लिए वहाँ पर प्रेजेंट होना। बट ये जो सबूत दे रहा है इससे तो हम बोल ही नहीं सकते कि इम्पॉसिबल है। ठीक है ना, इससे क्या लग रहा है भाई? पॉसिबल है कि वो जाके मर्डर किया होगा। ठीक है, ना ही ये प्रूफ कर पाया कि कम चांस है उसका वहां पर प्रेजेंट होना, क्योंकि ये जो फैक्ट्स दिखा रहा है इससे पूरा पता चल रहा है कि भैया ज्यादा चांस है, हाई चांस है कि ये क्या किया होगा, वहां पर जाके उसका मर्डर किया है। हाई चांस किस चीज का है? कि वो क्राइम सीन पे था। बोल के समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट क्या करता है भैया, इसको गिल्टी ठहराता है और इसका कैपिटल पनिशमेंट था एक्चुअली, इसका था तुम्हारा क्या बोलते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट इसको मिलता है, फांसी का सज़ा। लेकिन बाद में इसके पनिशमेंट को रिड्यूस कर दिया जाता है। किसमें? डेथ सेंटेंस पहले मिलता है, फिर बाद में इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। समझे कि नहीं? समझ में आया? तो ये था। तो सुप्रीम कोर्ट इस केस में क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है भैया कि अगर तुमको प्ली ऑफ अलीबाई का डिफेंस लेना है, बस तुम एक चीज़ साबित कर दो कि तुम्हारा क्राइम सीन पे मौजूद होना बिल्कुल इम्पॉसिबल था तुम्हारे लिए, बस इतना साबित कर दो। लेकिन ये जो फैक्ट्स देता है उससे बिल्कुल साबित हो ही नहीं पाता कि इसका क्राइम सीन पे होना इम्पॉसिबल था, ये साबित नहीं कर पाता। ना कि ये भी साबित कर पाता है इसका क्राइम सीन का होने का चांस बहुत कम था, ना ये इम्प्रॉबेबल साबित कर पाता है। समझो, इम्पॉसिबल। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा, अगर आप क्राइम सीन पे आपका फिजिकल प्रेजेंस, अगर आप फिजिकल प्रेजेंस को साबित कर देते हो, आपका फिजिकल प्रेजेंस एट द क्राइम सीन इम्पॉसिबल था, अगर आप ये बात को साबित कर दिए तो हम मान लेंगे कि भैया आपने खून नहीं किया, आप निर्दोष हो, आप गिल्टी नहीं हो। तो यहाँ पर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है भैया, यहाँ पर क्योंकि जो भी फैक्ट्स देता है 5 से 10 मिनट का दूरी है, ठीक है, और आराम से जाके मर्डर करके वापस आ सकते हैं, तो प्ली ऑफ अलीबाई का डिफेंस इसका रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये साबित कर ही नहीं पाता कि इसके लिए इम्पॉसिबल था, क्योंकि जो भी सबूत दिया 5 से 10 मिनट इसके लिए पॉसिबल था जाके मर्डर करके आ जाना। ठीक है, समझ में आया? सो दिस इज ऑल अबाउट योर दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस। तो इसी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट से ये एक प्रिंसिपल निकल के आया कि अगर किसी को प्ली ऑफ अलीबाई को प्रूफ करना है तो सबसे पहला चीज उसको प्रूफ करना पड़ेगा क्या, उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि उसका फिजिकल प्रेजेंस एट द क्राइम सीन वाज इम्पॉसिबल। क्या? उसको बस एक ही चीज प्रूफ करना पड़ेगा कि क्राइम सीन पे उसका फिजिकल प्रेजेंस क्या था, इम्पॉसिबल था। क्यों इम्पॉसिबल था? बिकॉज ही वॉज समवेयर एल्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ द मर्डर टुक प्लेस एट मुंबई देन ही वॉज इन दिल्ली एट द सेम टाइम। तो एक ही टाइम में दो चीज कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। एक ही टाइम में दिन और रात दोनों हो सकते हैं? नहीं हो सकते।
दिन के बाद रात आएगा, रात के बाद दिन आएगा, दोनों एक समय में नहीं को एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो वही चीज़ है, समझ में आया। तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट योर लैंड मार्क जजमेंट दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। एक बार फिर से नोट से पढ़ लेते हैं, मैं जो समझाया आपको समझ में आ गया होगा, एक बार पढ़ लेते हैं। चलिए देखिए क्या था। दूधनाथ पांडे वॉज अ टेनेंट इन द हाउस ऑफ द डिसीज्ड फैमिली। डिसीज्ड फैमिली मतलब तुम्हारा पप्पू जिसको मार देते हैं, उसका एक्चुअल उसका रियल नेम होता है विजय भन किशोर। क्या? विजय भन किशोर, प्यार से पप्पू बोलते हैं। तो जो डीएनपी था दूधनाथ पांडे, वो टेनेंट था डिसीज्ड के घर में। ही बिकेम ऑब्सेस्ड विथ रंजनाज किशोर, तो रंजना को चाहने लग गया था, बहुत ही ऑब्सेसिव हो गया था उसको लेके। आफ्टर रंजनाज रिजेक्शन, जब रंजना मना कर दी, डीएनपी फाइल्ड अ रिट ऑफ द हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस का रिट डाला, क्लेमिंग शी वॉज डिटेन बाय हर फैमिली, ये कहकर कि उसके फैमिली वालों ने उसको इलीगल तरीके से डिटेन करके रखा है। बाद में कोर्ट उसको क्या कर देता है, डिसमिस कर देता है। फिर बाद में और एक पिटीशन डालता है तुम्हारा, किस चीज़ का, आरसीआर का, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। किस चीज़ का भाई? रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, कि भैया वो मेरी बीवी है और अपने मायके में रह रही है, उसको बोलो मेरे साथ आके मेरे साथ रहेगी। ठीक है। बाद में ये भी क्लेम को इसका डिसमिस, बाद में इसका ये भी पिटीशन कोर्ट क्या कर देता है, डिसमिस कर देता है, क्योंकि उसकी वाइफ थी ही नहीं पहली बात तो वो। ठीक है। ह्यूमिलेटेड एंड एंग्री, क्योंकि अब इसका ईगो पे बात हो गया था, बहुत गुस्से में था ये, तो डिसाइड करता है रिवेंज लेने का। तो जब रंजना का भाई यानी विजय वन किशोर, जिसको हम प्यार से पप्पू बोल रहे हैं, पप्पू जब छोड़ने गया था रंजना को, ठीक है, स्कूल ड्रॉप करने के बाद जब वो रिटर्न आ रहा था, तब आपस में दोनों का क्या होता है, बहस होता है, आर्गुमेंट्स होता है। और आर्गुमेंट्स के बाद कौन, जो डीएनपी रहता है तुम्हारा दूधनाथ पांडे, क्या करता है, उसको कट्टा से उसका मर्डर कर देता है, गन चलाता है और वहीं पर वो मर जाता है। अब ऑफिस वेयर द डीएनपी वर्क वाज ओनली 5 to 10 मिनट्स अवे, तो जिस ऑफिस में वो काम करता रहता है वहाँ से उसका दूरी कितना था, सिर्फ 5 से 10 मिनट का। ठीक है। इसको आईपीसी का 302 में इसको चार्ज किया जाता है। और ये क्या करता है, ये प्ली ऑफ अलीबाई का डिफेंस लेता है कि मैं उस समय क्राइम सीन पे नहीं था, तो मैं मर्डर कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं उस वक्त में अपने ऑफिस में काम कर रहा था। ये ऐसा इसका क्या रहता है, डिफेंस रहता है, समझे। ये था तुम्हारा फैक्ट्स ऑफ द केस। आइए समझते हैं डिफेंस। इसका डिफेंस क्या था, अभी बताया, डिफेंस वही था। डीएनपी आर्ग्यूड दैट ही वाज नॉट प्रेजेंट एट द क्राइम सीन। इसका क्या था, इसका बोलना था मैं तो क्राइम सीन पे प्रेजेंट ही नहीं था। ठीक है। अच्छा, कोर्ट के सामने इशू क्या था, कोर्ट के सामने इशू ये था, वेदर द प्ली ऑफ अलीबाई रेज्ड बाय द एक्यूज्ड कुड बी एक्सेप्टेड। कोर्ट के सामने मेन क्वेश्चन ये था कि ये जो प्ली ऑफ अलीबाई ले रहा है उसको क्या हम एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट करें। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है। द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द प्ली ऑफ अलीबाई, तो इसके प्ली को रिजेक्ट किया कि एक्सेप्ट किया, रिजेक्ट किया। क्यों रिजेक्ट किया, देखिए, होल्डिंग दैट फॉर सच अ प्ली टू सक्सीड, अगर आपको लेना है प्ली किसका, अगर आपको प्ली ऑफ अलीबाई लेना है, इफ यू वांट टू टेक द डिफेंस ऑफ प्ली ऑफ अलीबाई, then you have to establish the physical impossibility of the accused presence at the crime scene। ठीक है। अगर आपको मान लो क्या करना है, अगर आपको प्ली ऑफ अलीबाई का डिफेंस लेना है, तो सबसे पहला चीज आपको प्रूफ जो करना पड़ेगा वो ये करना पड़ेगा, प्रूफ कि आपके लिए फिजिकल प्रेजेंट होना क्राइम सीन पे क्या था, आपके लिए पूरा तरीके से इम्पॉसिबल था। क्या था, इम्पॉसिबल था। जब आप ये प्रूव कर दोगे कि आपका क्राइम सीन पे रहना इम्पॉसिबल था, तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था, अगर आप ये प्रूफ कर दिए कि क्राइम सीन पे रहना आपके लिए इम्पॉसिबल था, तो आप प्ली ऑफ अलीबाई का डिफेंस आराम से, आपका प्ली ऑफ अलीबाई का डिफेंस को एक्सेप्ट किया जा सकता है। ठीक है। तो क्योंकि इसका प्ली ऑफ अलीबाई का डिफेंस एक्सेप्ट करता है कि रिजेक्ट करता है, क्यों, क्योंकि ये जो डिफेंस लेता है ये क्या कहता है कि मैं तो ऑफिस में था, और ऑफिस कितना दूर था, सिर्फ 5 से 10 मिनट का भाई मेरे। तो देखो, सिंस द डीएनपी's ऑफिस वाज ओनली 5 to 10 मिनट्स अवे, इट वाज नाइदर इम्पॉसिबल, तो ना ही इसके लिए, तो क्योंकि ऑफिस सिर्फ 5 से 10 मिनट का दूरी था, तो ना ही इसके लिए इम्पॉसिबल था
ठीक है। तो ना ही इसके लिए इम्पॉसिबल था, ना ही इसके लिए इम्प्रोबेबल था, ठीक है कि नहीं? तो ना ही इसके लिए इम्पॉसिबल था, ना ही इसके लिए इम्प्रोबेबल था क्राइम सीन पे रहना। क्राइम सीन पे नहीं रहना मतलब समझो, थोड़ा उल्टा हो जाता है यहाँ पर, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, मैं भी थोड़ा बोलने में गड़बड़ा जाता हूँ, बात समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो क्योंकि ऑफिस इसका 5 से 10 मिनट का दूरी में है, ठीक है, तो अब मुझे बताओ, तो क्योंकि ऑफिस 5 से 10 मिनट का ही दूरी में है, तो ये क्या प्रूफ कर पाया कि इसके लिए क्राइम सीन पे होना इम्पॉसिबल था? प्रूफ कर पाया? नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि 5 से 10 मिनट का ही दूरी है, आराम से वो रह सकता है, आराम से मर्डर करके आ सकता है। इम्पॉसिबल तो है ही नहीं, क्योंकि 5 से 10 मिनट का दूरी बहुत ही कम है, आराम से कोई भी जाके मर्डर करके आ सकता है। तो ये इम्पॉसिबल तो कर ही नहीं पाया, तो इसके लिए इम्पॉसिबल तो ये कर ही नहीं पाया, पहली बात तो ये। अच्छा, दूसरी बात, ना ही ये प्रूफ कर पाया कि ये जो मर्डर किया है इसका चांसेस कम है, क्योंकि ये जो फैक्ट्स दिया, जो सामने से सबूत, जो भी फैक्ट्स नजर आ रहा है उससे ये साबित हो रहा है कि क्या है, हाई चांस है कि इसने मर्डर किया हो, ठीक है। तो वही चीज यहां पर लिखा है, देखिए। क्या डीएनपी का क्राइम सीन पे रहना इम्पॉसिबल था? मुझे बताओ। ये जो दूधनाथ पांडे का क्राइम सीन पे रहना इम्पॉसिबल था क्या? नहीं था, वो तो सबूत दे ही नहीं पाया कि वो इम्पॉसिबल था, क्योंकि पास में ही 5 से 10 मिनट का दूरी है। तो क्या क्राइम सीन पे रहना इम्पॉसिबल था दूधनाथ पांडे का? नहीं था, नो। क्या हम कह सकते हैं उसका क्राइम सीन पे फिजिकल प्रेजेंट होना हाईली इम्प्रोबेबल था? ठीक है, इम्पॉसिबल नहीं था, ठीक है, ठीक है, उसके लिए इम्पॉसिबल नहीं था। अगर वो इम्पॉसिबल साबित कर देता है तो उसको डिफेंस मिलेगा, लेकिन वो इम्पॉसिबल साबित नहीं कर पाया क्योंकि 5 से 10 मिनट का था। चलो, ये तो साबित नहीं कर पाया, कम से कम ये साबित कर दे कि तेरे मतलब कम चांस है कि तूने मर्डर किया है। इससे भी तो साबित नहीं होता कि उसके पास कम चांस है कि उसने मर्डर किया है। जो भी सबूत आ रहा है उसे यही पता चल रहा है कि ज़्यादा चांस है उसने मर्डर किया है, क्योंकि 5 से 10 मिनट का ही दूरी है, समझे कि नहीं? तो क्या हम कह सकते हैं कि उसका क्राइम सीन पे फिजिकल प्रेजेंट होना हाईली इम्प्रोबेबल था, लेस चांस था उसका फिजिकल प्रेजेंट होना? ऐसा भी तो नहीं कह सकते। आराम से 10 मिनट का दूरी है, हो सकता है कि वहां पर वो प्रेजेंट हो, है ना? वही चीज। तो क्यों? क्योंकि क्राइम सीन से उसका ऑफिस का डिस्टेंस कितना है? सिर्फ 5 से 10 मिनट का है। तो ये दोनों चीज़ों को वो प्रूफ नहीं कर पाता है। पहला चीज़ क्या नहीं प्रूफ कर पाता है? कि उसके लिए इम्पॉसिबल था क्राइम सीन पे रहना, प्रूव नहीं कर पाता है, क्योंकि 10 मिनट का ही दूरी था। दूसरा, ना ही वो ये प्रूव कर पाता है उसके लिए कम मतलब क्राइम सीन पे रहने का प्रोबेबिलिटी कम था उसका, ना ये प्रूव कर पाता है। तो भैया कम से कम कुछ तो प्रूव कर पाता, कुछ भी नहीं कर पाता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर आपको भैया प्ली ऑफ अलीबाय प्रूव करना है, बस एक ही चीज आप सबूत दे दो ना, कि आप क्राइम सीन पे आपका मौजूदगी उस समय इम्पॉसिबल था। बस इम्पॉसिबिलिटी का सबूत दे दो तो आप प्ली ऑफ अलीबाय का डिफेंस आप आराम से ले सकते हो, ठीक है। तो वही चीज बोला। सो द कोर्ट रिलाइड ऑन द आई विटनेसेस टेस्टिमनी। कोर्ट क्या किया? आई विटनेसेस टेस्टिमनी पर रिलाई किया, मोटिव को देखा, प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट को देखने के बाद क्या किया? उसके गिल्ट को एस्टेब्लिश किया, ठीक है। तो मोटिव देखा, मोटिव क्योंकि ऑलरेडी मोटिव पता चल गया, प्रीवियस कंडक्ट पता चल गया, 2-3 बार ऑलरेडी ये झूठा मोटा केस कर चुका है। इससे सबसे पता चल गया कि भैया ये बार बार परेशान कर रहा था, इसके पास मोटिव था मारने का। इस सबसे पूरा साबित हो गया और इसको डेथ सेंटेंस इसको अवॉर्ड होता है, इसको डेथ सेंटेंस दिया जाता है, ठीक है। लेकिन बाद में ये अपील करता है और इसके डेथ सेंटेंस को क्या किया जाता है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट में रिड्यूस कर दिया जाता है बाद में, ठीक है। तो इससे, इस केस से हमको क्या सीखने को मिला, क्या प्रिंसिपल हमको पता चला, ये इंपॉर्टेंट है। ये केस से आपको ये चीज सीखने को मिला। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी है मेरे भाई कि अगर a plea of alibi must show that it was physically impossible for the accused to be present at the crime scene। तो प्ली ऑफ अलीबाई, तो इससे हम, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भैया प्ली ऑफ अलीबाई को अगर प्रूफ करना है तो आपको सबसे, प्ली ऑफ अलीबाई का अगर डिफेंस लेना है तो आपको यह दिखाना पड़ेगा कि आपका फिजिकल प्रेजेंस क्राइम सीन पे क्या था? इम्पॉसिबल था। मेयर इम्प्रोबेबिलिटी, अगर आप ये भी प्रूव कर दिए कि आपका वहां रहने का चांस बहुत कम है, तो वो भी नहीं चलेगा भाई, नॉट इनफ, वो काफी नहीं है, समझे कि नहीं?
आप अगर ये साबित कर दिए कि आपका फिजिकल प्रेजेंस क्राइम सीन पे इम्पॉसिबल था, यानी आप कंक्लूसिव अलिबाई दे रहे हो, कंक्लूसिव अलिबाई इसको बोलते हैं, लेकिन आप इसका सबूत दे रहे हो कि आपका वहां पर होने का चांस बहुत कम है, बहुत कम, तो हम इसको बोलते हैं पार्शियल अलिबाई। क्या बोलते हैं? पार्शियल अलिबाई। ठीक है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है भैया कि अगर आपको अलिबाई का लेना है डिफेंस, तो आपको बस ये प्रूव करना है कि आपके लिए बहुत इम्पॉसिबल था क्राइम सीन पर रहना, बस ये प्रूफ कर दो। हालांकि हमारे वाले एग्जाम्पल में ये दोनों को प्रूव नहीं कर पाता, ना ही इम्पॉसिबिलिटी को प्रूव कर पाता है कि इम्पॉसिबल था क्राइम सीन पे, ना ही ये प्रूव कर पाता है कि कम चांस था उसका क्राइम सीन पे रहना, दोनों प्रूव नहीं कर पाता ये। ठीक है, चलिए। तो द डिस्टेंस एंड द सर्कमस्टांसेस, जो दूरी है वो और जो केस है तुम्हारा वो मस्ट मेक द प्रेजेंस होली इम्पॉसिबल। तो जो डिस्टेंस है, सर्कमस्टांसेस है, ये सब मिलके क्या करता है, तुम्हारा प्रेजेंस को इम्पॉसिबल बनाते हैं। ठीक है, चलिए। सो दिस केस इलस्ट्रेट्स बोथ क्लॉजेज ऑफ सेक्शन 9। तो ये जो केस है हमारा, ये जो केस लॉ है, ये दोनों क्लॉज को समझाता है। जैसे क्लॉज 1 क्या बोलता है, फैक्ट दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द एक्यूज्ड टू बी प्रेजेंट। ऐसा फैक्ट जो कि एक्यूज्ड के प्रेजेंट को क्या कर दे, इम्पॉसिबल कर दे, तो वो फैक्ट भी रिलेवेंट होगा। तो यहाँ पर ये तो साबित कर ही नहीं पाता। दूसरा, फैक्ट दैट मेक इट हाईली इम्प्रोबेबल फॉर हिम टू बी देयर, या फिर ऐसा फैक्ट जो उसके प्रेजेंस को हाईली इम्प्रोबेबल कर दे, इम्पॉसिबल तो ना करे लेकिन हाईली इम्प्रोबेबल कर दे, चांस कम कर दे। तो ये दोनों चीज़ को वो प्रूव नहीं कर पाता इस केस में, वेर नीदर इज प्रूव कंक्लूसिवली, और ना ही ये दोनों चीज़ को प्रूव कर पाता है कि ना। ठीक है, तो ये केस में जो तुम्हारा दूधनाथ पांडे था, ना ही वो ये प्रूव कर पाता है कि उसके लिए इम्पॉसिबल था वहाँ रहना, ना ही वो ये प्रूव कर पाता है उसके लिए वहाँ पर रहना का चांस बहुत कम था, ना ये प्रूव कर पाता है। ठीक है, तो इसलिए प्ली इसका फेल हो जाता है। वेर नीदर इज प्रूफ कंक्लूसिवली द प्ली फेल्स। ठीक है, इसका प्ली क्या हो जाता है भैया, फेल हो जाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये था तुम्हारा दूधनाथ पांडे का केस। देखिए, मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ आपको, जो मेरा लेक्चर देखता है रेगुलरली, भैया देखो, बहुत सारा चीज़ों को मैं बार बार बोलता रहता हूँ। तो आपको लग सकता है ये क्या बार बार रिपीट करते रहे, तो आगे बताओ ना सर। अरे भाई देखो, बार बार रिपीट करने का मतलब है मेरा एक क्या है ना, एक मोटिव है। मैं बार बार चीज़ों को इसलिए रिपीट करता हूँ ना, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ क्या है, फिट हो जाए। ठीक है, आपको याद ना करना पड़े, ऑटोमेटिक वो याद हो जाए। ठीक है, तो इसलिए मेरे को बार बार क्या करना पड़ता है, चीज़ों को याद करवाना पड़ता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दूधनाथ पांडे का केस, जो कि लैंडमार्क जजमेंट है। अब याद रहेगा, अच्छे से इसको लिख लीजिएगा और एग्जाम में आने से इसको कोट करके आइएगा। ठीक है, तो इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलता है, दूधनाथ पांडे से हमको क्या शिक्षा मिला कि भैया अगर अलीवाय का प्ली लेना है तो क्या प्रूव करना पड़ेगा, फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी, आपका फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी को प्रूव करना पड़ेगा कि आपका प्रेजेंस एट द क्राइम सीन वाज इम्पॉसिबल, बस ये प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सर, कम लेस प्रोबेबिलिटी को प्रूव कर दे तो चलेगा? नहीं चलेगा, समझे? चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे सर? नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्ली ऑफ अलीबाय का क्वेश्चन पढ़ेंगे कि प्ली ऑफ अलीबाय का मीनिंग क्या है, क्या मतलब होता है, कैसे क्या होता है, वगैरह वगैरह। तो ये इसके लिए मेरे ख्याल से कि ना 15 से 20 मिनट ही लगे, शॉर्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो उसके लिए बस है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मैं हूँ आपका दोस्त सैम और पढ़ते रहिए।